बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर इतवार को लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं, आपकी एंजियोप्लास्टी या कार्डियक बाईपास हुआ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं और लाइव इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दिल में दर्द होना, सीने पर बोझ सा महसूस होना या सांस का फूलना, ये तमाम दिल की बीमारियों की अलामत हो सकती हैं। ऐसे में इन्वेस्टिगेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खुसूसी तौर पर वो लोग जिनके ख़ानदान में दिल का मसला है, जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका वज़न ज़्यादा है। ये तमाम लोग हाई रिस्क ग्रुप में शुमार किए जाते हैं और इनमें इन अलामात का आने का मतलब ये है कि दिल की बीमारी शुरू हो चुकी है। और यकीन जानिए कि अगर एक दफ़ा आपको दिल का दौरा पड़ जाता है तो फिर दिल इस हद तक डैमेज हो जाता है कि ये डैमेज रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। जहाँ पर दिल की बीमारियाँ बहुत सारी हैं, वहीं पर इनसे बचाव के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप वॉक कर सकते हैं, सादा खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम एहतियाती तदाबीर करने से ना सिर्फ आप अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि बीमारी को बहुत सारे अरसे के लिए, बहुत सारे सालों के लिए डिले भी कर सकते हैं। और वो लोग जिनमें अभी बीमारी नहीं आई है, वो बीमारी से बच भी सकते हैं। इसी नोट पर आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि बहुत सारे अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, AFIC को भी कमांड कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी ताला। सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि बहुत सारी अलामात हैं जो कि दिल की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हम इनको अक्सर जो है वो निगलेक्ट करते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और एमरजेंसी में सबकी दौड़ लग जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनका मतलब है कि दिल की बीमारी शुरू हो चुकी है और अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये देखिए, हम इस टॉपिक पे बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं और उन सिम्टम्स पे, अलामात पे हम बहुत ज़्यादा बात की है हमने। लेकिन लोग उस वक्त तक जो है वो उसको तवज्जो नहीं देते जब उन्हें शिद्दत का दर्द ना हो। वो दर्द जो उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दे, कोलैप्स कर दे, घबराहट हो, ब्लड प्रेशर ना रहे, गिर जाए नीचे, फिर वो कहते हैं अब हार्ट अटैक हो रहा है। इसकी अलामात होती हैं, हार्ट अटैक की अलामात होती हैं और वो शुरू में चंद अलामात होती हैं। अगर उसी वक्त आप डॉक्टर के पास चले जाएं और उसकी तशख़ीस और इलाज शुरू हो जाए तो वो इस जो आने वाला बड़ा हार्ट अटैक है उससे आप बच जाते हैं। और लोग उस दर्द का इंतज़ार करते हैं जो इतने शिद्दत का हो कि बंदे को जब उसके लिए चलना मुश्किल हो जाए और पसीने और घबराहट वगैरह हो और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, वो फिर आखिरी स्टेज होती है। वहाँ पे फिर दिल बंद हो सकता है और मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन आपको जो शुरू में अलामात आनी शुरू होती हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ अगर आपको चलें और सीने में बोझ या घुटन महसूस हो, आप कोई बात कर रहे हैं तो आपको घुटन महसूस हुई है और कई दफ़ा गले तक आ गई है, निचले जबड़े पे आ गई है या बाजुओं पे आ गई है और आपने बात करनी बंद की है तो ठीक होगी, इसका मतलब हार्ट अटैक चल रहा है। अच्छा। उसको वो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को आपने रोक देना है अगर आपने उसी वक्त ट्रीटमेंट उसकी शुरू कर दी। अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको उसी वक्त रोक दें और अगर दर्द हो रहा है तो लेट जाएं। अगर आपके पास वो एमरजेंसी मेडिसिन वाली दवाइयाँ हैं जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली एंजासिड है वो ज़ुबान के नीचे रख लें, डिस्प्रिन है तो वो चबा के खा जाएं और ताकि उसका असर जल्दी शुरू हो। और अगर ये फिर दोबारा होता है तो फिर आपको दोबारा दवाई लेके फ़ौरन अस्पताल चले जाना चाहिए। और किसी भी दर्द को और किसी भी इस तरह के सिम्टम्स को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत मुश्किल हो और आपको सख्त किस्म का हार्ट अटैक हो और आपका हार्ट बंद हो जाए और मौत वाक़या हो जाए। तो वो जो आपका टाइम दे रहा है वो उस टाइम को आपने इस्तेमाल करना और फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचना है। जो पहले ही काम करना है कि आपने जाके आपकी ECG करवानी है। आजकल एक ब्लड टेस्ट ड्रॉप आए होता है जो फ़ौरन पता चल जाता है हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं है। ठीक है। वो आधी 15-20 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। और साथ ही साथ अगर मॉनिटर लगे पता चलता है आपकी नब्ज़ कैसी चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, उसका पता चल जाता है। और अगर कोई रिदम गड़बड़ हो रहा है, कहीं हार्ट ब्लॉक हो रहा है या कहीं दिल तेज़ हो रहा है तो उसकी फ़ौरन इलाज है, उसी वक्त कैनुला लग जाता है और उसमें से IV इंजेक्शन चले जाते हैं तो वो प्रोसेस सारा रुक जाता है। देखिए, अस्पताल जो होता है ना, CCU या अस्पताल या एमरजेंसी जहाँ पे आपको हार्ट अटैक या चेस्ट पेन के साथ ले जाया जाता है,
वो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ये सडन डेथ होती है अगर आप इन चीज़ों का फ़ौरन इलाज ना करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है और आपने बड़ी अच्छी बात की। हमेशा यही देखा गया है कि लोग डिले कर देते हैं, जो कि फिर नुकसान का बायस बनता है। मुझे पिछले हफ्ते किसी ने कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि जी बहुत सख्त मैदे में दर्द है और बोतल हमने पूरी पी ली है दर्द की, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी स्मोकिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 पैक वो रोज़ाना के पीते हैं। तो मैंने कहा उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं और ईसीजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने इस पर कहा कि नहीं डॉक्टर साहिबा, ये मैदे का ही दर्द है। तो मुझे ये सोचकर बड़ी तशवीश भी हुई और बड़ी मेरा जो दिल है वो उदास भी हुआ कि एक डॉक्टर भी बग़ैर ईसीजी के बता नहीं सकता कि ये मैदे का दर्द है या दिल का दर्द है, लेकिन मरीज़ के जो घर वाले होते हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं कि ये मैदे का दर्द है। तो ये किस कदर ख़तरनाक है। और आपने जिस तरह के बताया कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए किया जाता है। तो सर कितनी परसेंटेज है लोगों की जो कि हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते इस वजह से? देखिए, इसमें से अगर 10 बंदों को अटैक होता है ना, तो उसमें से सिर्फ 6 पहुंच पाते हैं। 4 की अस्पताल जाने से पहले डेथ हो जाती है। 10 में से 4 की डेथ हो जाती है, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। सिर्फ 6 खुशकिस्मत होते हैं जो पहुंच जाते हैं और अब उनका इलाज शुरू होता है या वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन। ये जो आपने जिक्र किया पेट में दर्द वाला, ये भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम है। बिल्कुल। एक हार्ट अटैक जिसे हम इन्फीरियर एमआई कहते हैं, उसका हमेशा दर्द ही पेट में होता है और वो सारे कहते हैं जी मैदे का दर्द है। और दूसरा जो एक जो चीज़ है ना मरीज में और घर वालों में, डिनाइल वाला कि ये नहीं, हार्ट का नहीं हो सकता, ये मैदा ही होगा। बिल्कुल। और वो आप उसे लेट करते चले जाते हैं और लेट करते जाते तो आपका हार्ट अटैक बढ़ता चला जाता है। और आपके वो जिस्म में जो दिल में जो होता है वो कोशिश करता है अपने आप को संभालने की कि उसका इलाज शुरू हो जाए, उसके ऊपर ये बोझ हट जाए और ये जो क्लॉट अंदर बन के हार्ट अटैक कर रहा है वो पिघल जाए और रास्ता मिल जाए खून को और ये हार्ट अटैक रुक जाए। वो आप टाइम ज़ाया कर रहे बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि डॉक्टर कह भी रहा है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन घर वाले जो हैं वो देर कर देते हैं और इस वजह से बाज़-औक़ात नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, थोड़ा-सा ऊंचा बोलिएगा। महबूब बात कर रहा हूँ, सही बात। जी, सवाल पूछिएगा महबूब। जी, मैंने पूछना था कि ये जो राइट साइड है ना सीने वाली, यहाँ पेन होता है और रात को ना सोते वक्त जो है वो सांस फूलन होती है, सांस में रुकता है। अच्छा, आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही, लेकिन राइट साइड पे आपको दर्द होता है। आपकी उम्र क्या है और कब से ये दर्द आ रहा है? जी, ये मेरी वालदा पूछी है, उम्र तकरीबन है 50। आपकी आवाज़ की सही दोबारा समझ कहा। नहीं आ रही। आप दोबारा से हमें कॉल कर लें। जी सर। सर अगर राइट साइड पे दर्द आ रहा हो तो क्या ये भी दिल का दर्द हो जी सकता जी, है? कुछ मरीज़ हैं जिनको बाईं तरफ दर्द नहीं होता। अच्छा। उनकी जो पहला सिम्टम ही होता है कई दफ़ा वो दाईं तरफ दर्द होता है और उस दर्द, अगर वो दर्द चलने पे या कोई काम कर रहे हैं, साथ घबराहट और पसीने आ रहे हैं और अगर राइट साइड पे दर्द है और ऊपर गर्दन की तरफ जाता है या जबड़े में जाता है या बाजू में, दोनों में चला जाता है, ये एक बाजू राइट वाले बाजू में चला जाता है, तो ये भी दिल की तकलीफ़ है। ठीक है। देखिए, दिल की जो तकलीफ़ और हार्ट अटैक है ना, वो आपको चंद सेकंड्स और चंद मिनट्स देता है और उसका उन सेकंड्स और मिनट में उसका इलाज हो जाना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज फिर कई दफ़ा दिल अचानक बंद हो जाता है और अगर आप अस्पताल में ना हो और वो सीपीआर जो दिल को हम दबाने से चलाते हैं, मसनूई सीपीआर वो करके और सांस वगैरह देख चलाते हैं, वो ना हो तो बंदे की घर में ही मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए वो फॉर कुछ लोग जो हैं जिनका दिल बंद हो जाता है हार्ट अटैक के दौरान, और जब वो सीपीआर करते हैं तो वो उस कोशिश से दिल वापस आ जाता है। अच्छा। हॉस्पिटल में हो या जहाँ पे ये इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पे हो तो फिर मरीज़ की जान बच सकती है। घर में हो तो कई दफ़ा अगर किसी को सीपीआर करना नहीं आता तो वहाँ पे ये मौत वाक़या हो सकती है। सर अगर सांस फूल रहा हो, जिस तरह कि हम हमेशा से कहते हैं कि पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोग होते हैं जिनका सांस फूलता है, फिर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नींद में आँख खुल जाती है, तो क्या ये भी दिल की बीमारी हो सकती है? और स्पेशली वो लोग जो कि लेफ़्ट साइड पे सोते हैं और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सांस नहीं आ रहा और उनकी आँख खुल जाती है इस वजह देखिए, से। जो आपको रात को नींद में दर्द, सांस फूले, पसीने आए और उठा दे वो आपको नींद से, वो दिल का अटैक हो रहा होता है। ठीक। उसको अस्पताल में ही जाके आप जाके चेक करवाएं, जब पता चले कि नहीं हो रहा तो ठीक, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ मैक्सिमम दिल के दौरे पड़ते हैं। अच्छा। सुबह सवेरे रात को सोए हुए, और वो आपको गड़बड़ होती है, उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि सुबह इंतज़ार कर लेते, सुबह देखेंगे फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे।
ठीक है सर, जिस तरह की हमने बात की कि दिल का जब दौरा पड़ता है तो दिल का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद मरीज़ की ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होती है, और क्या दिल जो है वो कितने % डैमेज हो जाए तो वो फिर भी काम कर सकता है अपना? देखिए नॉर्मली तो जो एक नॉर्मल हार्ट है वो 60% प्लस जो है उसकी नॉर्मल पंपिंग होती है। तो अगर एक हार्ट अटैक, छोटा हार्ट अटैक हो तो 5 से 10% तक डैमेज हो जाता है, ज़्यादा हो तो 20 से 30% हो जाता है। लेकिन जब हमारा हार्ट वो ईएफ जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो अल्ट्रासाउंड करके इको करके हार्ट की वो जब देखते हैं कि पंपिंग और वॉल कितनी डैमेज हुई है, जब वो 35% या उससे नीचे चली जाती है तो हम कहते हैं दिल कमज़ोर हो गया, और अच्छा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आप एक जो नॉर्मल काम करते हैं, चलने फिरने वाला, ज़ोर वाला, सीढ़ियाँ चढ़ने वाला, कोई वज़नी चीज़ है वो आप नहीं कर सकते, और आप जल्दी थक जाते हैं या आपकी सांस फूल जाती है, और आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। जब आपको एक हार्ट अटैक हो जाए तो चांसेस होते हैं कि अगला हार्ट अटैक भी आएगा, और अच्छा। अगले हार्ट अटैक से आपने बचना है, क्योंकि जितने हार्ट अटैक होते हैं उतने ही दिल का वो हिस्सा मरता चला जाता है नीचे। अगर एक 35% अगर आपका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन है, एक और हार्ट अटैक होगा तो 30 पे आ जाएगा, 20 पे आएगा, 25 पे आ जाएगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब होती चली ठीक जाएगी। है, यहाँ आप पर नॉर्मल कॉलर रूटीन है, वाले काम नहीं कर उनको सकेंगे। शामिल करते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं परसों बात कर रहा हूँ चकवाल से, मुसदौद गाँव का नाम है मेरा। जी जी, सवाल पूछिएगा। मुझे सोराइसिस है, सोराइसिस के साथ साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे एक तो मेरी आंखों में भी पानी आता है, और दूसरा मेरा जो लेफ्ट का जहाँ हार्ट का मसला है, कभी कभी सांस फूलता है। तो सोराइसिस की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। ये सोराइसिस की वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं? डॉक्टर साहब से सवाल है रात को ये। जी, जी उम्र जी। क्या है आपकी? मेरी 53 है जी। अच्छा, और वज़न ज़्यादा है क्या आपका? जी तकरीबन 100 के करीब है जी। अच्छा, दिल के कोई टेस्ट वग़ैरह हुए हैं? जी मैंने कोई नहीं करवाया, शुगर ब्लड बिल्कुल प्रेशर। नहीं शुगर करवाया। है आपको या ब्लड प्रेशर वग़ैरह? जी शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, एलएफटी करवाया था वो भी ठीक है। ठीक है। बाकी और मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। सोराइसिस मुझे अलबत्ता के तकरीबन है जो 18 साल से। फैमिली अच्छा, हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी है दिल की बीमारी की और सोराइसिस की? सॉरी क्या कहा डॉक्टर? दिल की बीमारी की कोई हिस्ट्री है फैमिली में? नहीं मेरी कोई दिल की बीमारी की हिस्ट्री नहीं है। मेरे ससुर साहब तो थी, अच्छा, ठीक है। लेकिन स्मोकिंग वो मेरे वग़ैरह करते ताए हैं जी आप? जी स्मोकिंग करता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और वॉक वॉक करते हैं? जी वॉक करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। मैं ज़्यादा गाँव में है तो फिर ठीक है, वॉक। बहुत ठीक। शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का खुदा जवाब लेते हैं। जी सर, सोराइसिस है इनको, और ये पूछना चाह रहे हैं क्या उसका भी कोई असर आता है जी दिल जी, पे? 52 एज है, 100 केजी वेट है, जो कि बहुत ज़्यादा वेट है, सही। और उसमें से ने वेट कम करना चाहिए। सोराइसिस का एज सच कोई उसके साथ तल्लक नहीं। सोराइसिस में और चीज़ें हो जाती हैं, नज़र पे असर पड़ सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एज सच दिल वाला जो है वो नहीं होता सकता। लेकिन कई दफ़ा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, वो उनको इशू हो जाता है। अगर पहले से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपको चल रही हो तो उसमें इन्हें चाहिए कि इनका वज़न जो है वो ज़्यादा है, और एज 52 है। इसमें जो दिल के नॉर्मल टेस्ट हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, किडनी के यूरिया क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, एको अपना करवा लें, और पॉसिबल हो तो एक ईटीटी। देखिए हमने यह कहा हुआ है कि आपकी 30 साल से ऊपर उम्र हो तो साल में एक दफ़ा स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी ज़रूर करवा लिया करें। ठीक है। जी, और स्मोकिंग भी ये करते हैं तो उस पे भी स्मोकिंग इनको करते हैं तो थोड़ा-सा सबसे बता पहले दीजिए। सिगरेट। देखें दो इनके रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग और ओवरवेट। हाँ, दो चीज़ें हैं, इनको रिस्क ज़्यादा है हार्ट की प्रॉब्लम होने का। इन्हें ये दोनों चीज़ें, सिगरेट बंद कर देनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो है वो वज़न कम हो जाए, और इस वज़न के साथ कोशिश करें कि आधा घंटा डेली मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा जो है ये वॉक कर लिया करें। बिल्कुल। अच्छा सर, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वॉक करनी है आपने, और वॉक जो होती है वो ब्रिस्क वॉक का हम कहते हैं। तो अगर जिस तरह कि आजकल सर्दियों का मौसम है, बाहर जाते हुए काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है, हमें ख़ुद भी सब बहरहाल इंसान ही है, तो फिर क्या करना चाहिए सर? आप चहलकदमी भी कर सकते हैं, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इजाज़ बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी, सवाल पूछिएगा। जी जी मुझे डॉक्टर साहब अपना लेफ्ट साइड में पेन रहती है, ठीक है। चुभन सी होती है मुझे कभी कभी। ठीक है। एज क्या है आपकी? जी मेरी एज है जी 45। अच्छा, ठीक है। ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है? जी मेरी वालदा साहिबा को है। और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ वगैरह है? नहीं डायबिटीज़ नहीं है मुझे, ब्लड प्रेशर मुझे रहता है 144 तक चला जाता है मेरा। अच्छा, ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं, और कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते?
जी स्मोकिंग नहीं करता जी, मैं वॉक करता हूँ, कम ही करता हूँ, वॉक भी नहीं करता। मेरी जॉब है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ पे बैठने के काम है मेरा। सही है। और ये जो चुभन महसूस होती है, क्या इसके साथ दर्द भी होता है, काबिल बर्दाश्त होता है, इसके साथ कोई पसीने आते हैं, और कितनी देर तक ये दर्द होता है? दर्द काबिल बर्दाश्त ही होता है, सीने नहीं आते मुझे। अच्छा ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं? जी नहीं, टेस्ट नहीं कराया। अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मुझे ना पता लगा कि शायद मुझे ऐसा मसला ना हो, तो ठीक मुझे है। कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ठीक है। और क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, इन्होंने बताया कि इनका एक ही मसला है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है। इन्होंने नीचे वाला ब्लड प्रेशर नहीं बताया कितना होता है, ऊपर वाला। देखें, एक ऊपर वाली जो लिमिट है वो 140/90 की है कि 140/90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए। एज इनकी 45 है। इनको अपने टेस्ट सारे जो उन्होंने पूछे कौन से करवाने चाहिए, उसमें खून के सारे टेस्ट करवा लें। ठीक है। उसमें ब्लड सीपी है, ब्लड शुगर है, फिर एक HbA1c होता है जो 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है, यूरिया क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, और लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो हो जाना चाहिए। अपना एक एको टेस्ट और एक ETT वो ज़रूर करवा लें। ठीक और है। साल में अगर एक ETT नॉर्मल आ जाती है तो बड़ा अच्छी ये खबर होती है कि आप के दिल में कोई ऐसा छुपी बीमारी नहीं है, और ETT में ख़राबी आ जाए तो पता चल जाता है कोई इशू है, उसको आगे डिग आउट करने की ज़रूरत है। तो ये अपने ये सारे टेस्ट करवा लें, और अगली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में हमें अपने टेस्टों के बारे में बताएं। अगर वो टेस्ट इनके नॉर्मल आते हैं तो फिर इनको बिल्कुल कोई फिक्र करने वाली बात है। लेकिन ये जहाँ भी काम करते हैं कोशिश करें कि आधा घंटा निकाल के वॉक कर लें, चाहे काम पे ही वॉक करते हुए चले जाएं, तो वो इनकी वॉक हो जाएगी। ठीक है। वापस भी वॉक करते हुए आ जाए, वॉक हो जाएगी। वॉक को एक आदत बना लें, किसी न किसी बहाने से आपका चलना हो जाए दिन में। अच्छा सर, और यही मेरा सवाल भी था कि अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, तो क्या वो चहलकदमी भी कर सकते हैं? अपने ही ऑफिस में क्या वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, या थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं? क्या उस वॉक का भी फ़ायदा होता है, या अगर आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तभी फ़ायदा होगा? देखिए, उसमें से नॉर्मली तो आप जो एक बाहर ओपन में वॉक करते हैं उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। ठीक यानी है। वो रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप आधा घंटा लगातार वॉक करें। वो भी टुकड़ों में आप जो है वो वॉक ना करें। आधा घंटा मिनिमम, और घंटे तक आप ले जाएं, मैक्सिमम ले जाएं, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन हो जाए। लेकिन जिनका वज़न ज़्यादा है और इतना ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, या जिनको तकलीफ़ है घुटनों में, टांगों में, तो वो वॉक नहीं कर सकते, वो जो अपनी स्पीड पे वॉक कर सकते हैं, कंफर्टेबल स्पीड है उस पे ऊपर वॉक करें। देखिए, अगर आपका वज़न 100 है या 120 kg है, और वो आपने कोशिश की है अपनी डाइट से भी और एक्सरसाइज से भी, और आपका वज़न वो कम नहीं हुआ, लेकिन उस वज़न के साथ आप वॉक ज़रूर करें। उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब वज़न के साथ वॉक करते हैं, आपके फेफड़े फिर उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, आपका दिल उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, और वो वज़न को उठा के फिरते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं चलेंगे तो कहीं आपको चलना पड़ गया तो आपको 2 कदम पे सांस फूलेगा, 2 कदम पे आपकी दिल की धड़कन 100 क्रॉस कर जाएगी, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। सर यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मुनीब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सवाल पूछिएगा। यार बाई साइड पे पेन होती है कभी कभी, 1-2 मिनट होती है। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज है 19-20 साल। 19-20 साल आपकी उम्र है, और आपको दिल में दर्द आ रहा है। अच्छा, ख़ानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, खानदान में किसी को नहीं। अच्छा, वज़न ज़्यादा तो नहीं है आपका? नहीं, वजन भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? नहीं, टेस्ट भी नहीं है। अच्छा, परेशानी तो नहीं है कोई आपको? नहीं, परेशानी भी नहीं है अभी। डॉक्टर को अच्छा दिखाएं। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है? कोई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के टेस्ट भी नहीं हुए आपके? नहीं, शुगर वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, और ये दर्द आप कह रहे हैं कि 1-2 मिनट के लिए आता है? हाँ, 1-2 मिनट के लिए आता है। अच्छा, और ख़ुद ही चला जाता है? और क्या ये दर्द जो है वो काम करने पर आता है या बैठे बैठे आता है? नहीं, बैठे बैठे आज कभी बात कर रहा हूँ फिर भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, ही इज़ वेरी यंग, 19-20 इनकी एज है, और इनको जो है लेफ़्ट साइड पे दर्द आ रहा है। देखिए, यंग एज में ज़्यादातर लोगों को या तो पट्ठों का दर्द होता है, या किसी और वजह से दर्द होता है, दिल की वजह से नहीं हो सकता। तो दिल का शक निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप छाती का एक्सरे करवा लें, एक ECG करवा लें, और एक एको करवा लें। एको का इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उनको कोई पैदाइशी दिल की बीमारी हो जो पहले पता नहीं चली,
जो डॉक्टर के सुनने पे भी उसे आवाज़ नहीं है, कोई सुराख होता है दिल के अंदर उसका पता नहीं चलता, या कोई वैल्व ख़राब होते हैं उसका पता नहीं चलता, खामोश होती है। तो ये टेस्ट शुरू में होते हैं, तो एटलीस्ट जब अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको कोई फिक्र वाली बात नहीं, ये पट्ठों का दर्द है। और ज़्यादातर स्टेज में पट्ठों का ही दर्द होता है, तो उसको कोई ना कोई दर्द वाली दवाई लेके उससे वो पट्ठों का दर्द आपका ठीक हो जाता है। लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी। कई दफ़ा बीमारी जो है वो बोलती नहीं है, वो जब आप चेक करते हैं तो फिर एक एक चीज़ ख़राब होनी, किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, किसी की ECG में ख़राबी आ गई, किसी की छाती के एक्सरे में ख़राबी आ गई, उसमें मसला हो जाता। तो एको जो है वो हमें ये बता देता है कि जी कोई पैदाइशी दिल की बीमारी। सर ये हम इतना घबराते क्यों हैं डॉक्टर के पास जाने से? और मेरे साथ खुद भी ये होता है कि जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं भी कई दफ़ा नहीं, सोचती हूँ। उसमें डर होता है कुछ निकलना है। अच्छा वो आप ठीक जब है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी कि ये आपको मसला, ये मसला, फिर ये होता है कि कहीं लंबे चक्कर में ना फंस जाएं, तो वो उसमें मरीज़ की भी आई थिंक बात ठीक होती है कि कई दफ़ा वो ऐसे लंबे रास्ते में डॉक्टर भी डाल देता है कि मरीज़ के लिए उस रास्ते से वापस आना मुश्किल हो जाता है। सही सर, तो यहाँ पर हाँ, कॉलर है उनको जी, लेते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, समीउल्लाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी सवाल पूछिएगा। सवाल ये डॉक्टर साहब से कि मेरा जो वेट है वो तकरीबन 62 kg है। ठीक है। तो ये जो है ना, जब मैं वॉक शुरू करता हूँ या कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो ये हार्ट बीट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सांस जो है ना फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो है ना, एक तो ये मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं वॉक नहीं करता हूँ, स्पोर्ट्स नहीं करता हूँ, ये वजह होती होगी। दूसरा डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि ये जो दिल की बीमारी है ये मोरिसी बीमारी है, विरासत से इसका क्या ताल्लुक है? ठीक है। अगर एक शख्स सही प्रॉपर खुराक कर रहा है और वो परहेज कर रहा है और पीछे उसके खानदान में कोई दिल का पेशेंट गुजरा हो तो उसके साथ क्या वो क्या कनेक्ट लिंक कैसा है? हो जाता है? ठीक है। आपकी एज क्या है? एज मेरी 38 है। अच्छा, टेस्ट वगैरह कोई हुए हैं आपके खून मैंने के टेस्ट कोई नहीं किया है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, खुराक में भी जो है ना बहुत ख्याल रखता हूँ। सिर्फ ठीक है। एक कमजोरी ये है कि वॉक और स्पोर्ट्स जो है ना उसका टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से जो है। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, इनका एक बड़ा अच्छा सवाल था हाँ। कि क्या ये बीमारी मुर्सी है, ख़ानदान में चलती है, क्या इसका ताल्लुक होता है अगर ख़ानदान में बीमारी है। देखिए, अगर आपके वालदैन या आपके बहन भाई को या आपके ददियाल में या ननियाल में, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी को बीमारी है तो बीमारी यानी कि 50-60 साल में से पहले बीमारी है तो चांसेस हैं कि आप 50% चांस है अच्छा। कि 50% चांस है कि आपको भी बीमारी होगी। और आपको जब फैमिली में ये बीमारी की हिस्ट्री हो तो आप पहले दिन से एहतियात शुरू कर दें, यानी आप खाना ऐसा खाएं जिसमें चिकनाई ना हो, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, अंडा जो है अगर खाएं तो वो जर्दी समेत ज़्यादा ना खाएं, 3 अंडे हफ्ते के खा लें, और बाकी दूध बगैर मलाई की पिएँ, तली चीज़ें खाएं लेकिन कम खाएं, और कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो फास्ट फूड है इसको ज़रा अवॉइड करें, कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है। पैदल चलें और वॉक अपनी आधा घंटा डेली करें, सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दें, वज़न ज़्यादा तो वज़न को कम करें, और गैर ज़रूरी टेंशन परेशानी में जो अपने आप को ना डालें, और नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। ये चंद एक एहतियातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके अंदर उस बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, एक बीमारी तो है, एक जीन्स में है, वो खामोशी से बैठी होती है, ठीक है। और जब आप ये हरकतें शुरू करते हैं कि स्मोकिंग शुरू कर दी, वो छिड़ जाती है, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं छिड़ती, हाँ। खामोशी से बैठी होती है। ठीक है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, वो छिड़ जाती है, उसको मौका मिल जाता है। और इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या गैर जरूरी स्ट्रेस ले लिया तो वो छिड़ जाती है। वज़न आपका ज़्यादा तो वो एक रिस्क फैक्टर जिसमें होता है। और खाना अगर आपने ऐसे कर दिया तो खाना उसको जब मिलता है तो वो उस पर बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने जो एहतियातें बताई हैं, अगर आप एहतियात पहले दिन से शुरू करें, सारे फैमिली मेम्बर्स जिनके ख़ानदान में ये बीमारी है वो शुरू से ही एहतियात शुरू कर देंगे तो उन्हें ये बीमारी या तो नहीं होगी, और अगर होगी भी तो जो उनके रिलेटिव को जिस एज पे, जिस उम्र पे उन्हें बीमारी आई है, इनको उससे 10-15 साल लेट हो जाएगी। अच्छा। तो वो बीमारी जिसने आपको 40-50 साल में आना था वो 65 या 70 या उस एज पे चली जाएगी, जो कि आप अपना बेस्ट जो टाइम होता है लाइफ का, जो जिसमें आप अपना करियर बना रहे होते हैं, रोज़गार देख रहे होते हैं, आपकी फैमिली होती है, फैमिली बना रहे होते हैं, मेहनत में होते हैं, वो आप टाइम अपना बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम।
आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी अहमद बात कर रहा हूँ कुलचा से। ठीक है, सवाल पूछें। रिसेंटली अभी मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत हाई रहता था। ठीक है। सबसे पहले मैंने ग्लूकोज प्रैक्टिस करवा एक ईटीसी करवाया। अच्छा। तो ईटीसी 2 माह में नॉर्मल आई, लेकिन ग्लूकोज का हाँ, आप हमें दोबारा से कॉल कर लें, हमें आपके सवाल की समझ नहीं आ रही। हमें ये तो समझ आई है कि ब्लड प्रेशर का मसला था, लेकिन बाकी सवाल समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिए। जी सर, जिस तरह कि आपने बताया कि ये भी इसका जीन से ताल्लुक़ है, ये मोरसी बीमारी है, और जिस तरह कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, तो इस तरह इसका भी जो जीन है वो हम इनहेरिट करते हैं, और वो चुप करके बैठा हुआ होता है, लेकिन हम उसको छेड़ देते हैं अगर हम जो है वो बैड लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, हम वॉक नहीं कर रहे, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, जो कि आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हर चीज़ में स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी हो रही होती हैं जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि वॉक कर ली जाए और अपने आप को वक्त पर ही बचा लिया जाए। अच्छा सर, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल जाता है तो एक प्रोसीजर होता है इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, तो ये क्या होता है और क्या ये सिर्फ दिल के अस्पताल में होता है? और अगर ये किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में होता है तो क्या मरीज़ को ख़ुद जाना होता है वहाँ पर? जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप हॉस्पिटल पे गए हैं और वहाँ पर किसी को अगर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे पास क्या सिस्टम है और कितना टाइम होता है मरीज़ के पास इस प्रोसीजर को करवाने के लिए? देखिए, ये जब आपको दिल का दौरा पड़ता है तो उसके मुख्तलिफ तरीक़े इलाज हैं। एक तो ये है कि जी कि आपको अस्पताल ले जाया जाए, और अगर अटैक हो रहा है तो शुरू में हम वो एक इंजेक्शन देते थे स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर जिसे हम कहते हैं, जो क्लॉट को तोड़ता है और हार्ट अटैक को कम करता है उसके असर को, वो दिया जाता था। लेकिन अब जो बेस्ट इलाज है कि अगर आपके घर के नज़दीक जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ है वहाँ के नज़दीक कोई भी दिल का अस्पताल है जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत मौजूद है, वहाँ पे आप चले जाएं तो फ़ौरन जो पहले इंजेक्शन देते थे वो क्लॉट डिज़ॉल्व करता था, अब एंजियोग्राफी करके देखते हैं नाली बंद है तो फ़ौरन उसमें से तार डाल के, बैलून डाल के और स्टेंट डाल के उसे 100% खोल देते हैं। अच्छा। और 100% खुलने से हार्ट डैमेज नहीं फिर होता, और आपको पक्का पता होता है कि अब तो 100% खुल गई है। क्लॉट का ये होता है कि वो जो है वो खुलती है, 10% खुलती है, क्लॉट डिज़ॉल्व होता है। अगर वो नाली 80 या 90% बंद है, वो ब्लॉक हुई तो ऐसे ही रहेगा। वो जो क्लॉट उसके ऊपर बैठा था जिसने बंद करके हार्ट अटैक किया था, वो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन सिर्फ उतना ही खोलेगी। अच्छा। नाली वो बंद ही रहेगी, बाद में भी आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वो करवानी पड़ेगी। तो ये वाला जो बेस्ट है, अगर आपका अस्पताल नज़दीक आप चले जाएँ फ़ौरन उसी वक्त एंजियोग्राफी, उसी वक्त एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डल जाए तो नाली 100% हो जाती है और आप मुकम्मल आपका इलाज एक ही गो में हो जाता है और दिल जो है वो डैमेज नहीं होता, और आप कुछ अर्से के बाद 2-4 हफ्तों के बाद अपना नॉर्मल काम काज जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आपको खुद ही जाना है, खुद ही जाना। हॉस्पिटल दूसरा में। जो एम्बुलेंस का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। चले अभी हमारे यहाँ वो वाले तो नहीं है, अभी आई थिंक 15 वाले या 1122 वाले जो है, जो जी, हमारी 1122 रेस्क्यू वाले हैं, वो जी, बड़ी जी। अच्छी सर्विस है कि अगर आपके घर में, नॉर्मली तो हमारे यहाँ लोग ऐसे करते हैं कि खुद ही ले आए, अपनी किसी सवारी पे आ गए, रिक्शे पे आ गए, मोटरसाइकिल पे आ गए, गाड़ी पे आ गए। एम्बुलेंस जब तक पहुँचती है लेट हो चुका होता है, हमारी उस हिसाब से सर्विस नहीं है, दूर कहीं है तो एम्बुलेंस को कहें तो 1122 वालों का बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, वो पहुंच जाते हैं और हार्ट अटैक वाले पेशेंट को उठा के जो नज़दीक अस्पताल होता है वहाँ पे ले आते हैं। और ये एम्बुलेंस सर्विस जो है ये मस्ट है कि जहाँ पे भी हो, और वो फ़ौरन जो है उसको, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा मैटर करता है, बहुत अहम है कि आप कितने देर में आप अस्पताल पहुँचे, हर मिनट मैटर करता है। पहले 3-4 घंटे में अगर आप हार्ट अटैक के अंदर पहुंच गए तो आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा ट्रीटमेंट का। इसके बाद ट्रीटमेंट का फ़ायदा कम होता चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो ही आपको पेन हो आप फ़ौरन अस्पताल पहुंचे, ताकि पहले घंटे में ही आपका इलाज शुरू हो जाए, बिल्कुल और ऐसे उससे दिल आपका बच जाता है, वो डैमेज नहीं होता। सर, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बात कर रहे हैं कामबाग से। जी, सवाल पूछिएगा। मैंने सर से पूछा था, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। एज क्या है आपकी? मेरी 46 की। और वज़न ज़्यादा है क्या आपका? जी वजन तकरीबन 100 kg है। अच्छा, ठीक है। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का मसला है? अच्छा, आवाज़ हमें समझ में नहीं आई, दोबारा से बताइएगा। डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है। अच्छा, ठीक है। दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे कंट्रोल्ड है आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर?
जी कंट्रोल है। अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम डॉक्टर को कब दिखाया था आपने? तकरीबन 1 मंथ पहले। और दिल के कोई कंट्रोल टेस्ट वगैरह हुए हैं कंट्रोल आपके, खून के टेस्ट? जी टेस्ट वगैरह तो नॉर्मल थे, एलएफटी आरएफटी वगैरह नॉर्मल थे। अच्छा ठीक है, और दिल के कोई टेस्ट हुए हैं आपके? जी मेरी तकरीबन 1 साल पहले हुई, किसी की भी हुई थी। अच्छा और इनको वगैरह भी हुई थी, वो नॉर्मल। ठीक है, वॉक वगैरह करते हैं और स्मोकिंग तो नहीं करते कहीं? मैं स्मोकिंग नहीं करता जी। अच्छा वॉक भी 15-20 मिनट तक करता है जी। अच्छा ठीक है, ख़ानदान में दिल का मसला है किसी को? नहीं किसी को नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, 100 केजी इनका वेट है, 46 इनकी एज है और इनका सांस फूलता है। जी एक तो देखें, जब वज़न ज़्यादा होता है तो आपको कई दफ़ा रात को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है, और साथ साथ आपकी जो खून में ऑक्सीजन है वो ड्रॉप कर जाती है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, और उसमें से कई दफ़ा आप घबरा के उठ जाते हैं और आपकी ऐसा लगता है दिल धड़कन तेज़ हो गई और सांस मेरा रुक रहा है। कई दफ़ा सिर्फ वज़न की वजह से इशू होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, वेट भी आपका ज़्यादा, तो चांसेस होते हैं कि आपको दिल की तकलीफ़ हो और आपकी दिल की नालियाँ बंद हो। उसका शक निकालना बहुत ज़रूरी है। और जैसे उन्होंने कहा कि इनका सांस फूलता है, और कई दफ़ा लोगों को दर्द नहीं होता, सीने में दर्द नहीं होता, सिर्फ सांस ही फूलता है। तो वो जो सांस फूलना होता है उसका शक निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और फैमिली में भी इशू है और फैमिली में भी हिस्ट्री है कि जी किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का मसला है, तो फिर आपको अपना टेस्ट, इनको ये चाहिए क्योंकि वज़न ज़्यादा है। कहते पिछले साल ईटीटी करवाई थी, नॉर्मल थी, तो फिर ईटीटी करवाएं या सीटी एंजियो ज़रूर करवा लें। सीटी एंजियोग्राफी जो है वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, वो आपका एक एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, उसमें से आपकी नालियों का ज़रा पता चल जाता है जी कि नालियों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं। अगर वो साफ़ आ जाती है तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। फिर उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने 20 केजी कम करें, रोज़ाना 1 घंटा वॉक करें, और वज़न कम करेंगे तो उनकी सांस की तकलीफ है वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? मैं जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछे। तो ऐसा है कि मेरी एज 61 है। तो मैं ना, मुझे ये 4 महीना पहले शुगर डायग्नोज हुई है, डायबिटिक्स, यानी कि HbA1c मैंने कराया ना, तो वो 9.2 आया। अच्छा तो ऐसा है कि मैं पिछले 25-26 साल से रेगुलर वॉक करता हूँ ये बागे जिना लाहौर में। तो 12-13 साल से मैं योगा एक्सरसाइज भी करता हूँ। ठीक है, तकरीबन मैं 1.5-2 घंटे, आज भी मैं 2 घंटे लगा के आया हूँ। बड़ी अच्छी तो बात है। इसके बावजूद मुझे किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई मतलब हार्ट की या कोई भी। ठीक है, तो ये मुझे फिर ये बस कि जब मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, फिर मैं खुराक में भी बड़ा एहतियात करता हूँ। तो कोई फिर शुगर इधर क्यों उधर हो गई की है, ये शुगर पूछना चाह क्यों रहे हो हैं? गई है? अच्छा, हाँ जी, खानदान में क्यों किसी हो को गई? शुगर है आपके? हाँ जी, इस वक्त मैंने ये लास्ट टेस्ट फिर 3 महीने बाद दोबारा कराया, पिछले 30 दिसंबर को HbA1c, तो वो माशाल्लाह रिड्यूस होके 7.2 पे आ गई है। बहुत अच्छी बात है। खानदान में किसी को शुगर है आपके? हाँ जी, वो मेरे बड़े भाई को भी है, तो ठीक है, मेरी बेगम को भी है, मेरी बड़ी सिस्टर को सबको भी है। होती थी। अच्छा, खाने में बहनोई एहतियात वो करते हैं आप? खाने में बहुत ज्यादा, मैं इंतहाई ज्यादा एहतियात करता हूँ। मैं कोई बाहर की चीज नहीं खाता। ठीक है, तो यानी कि बाजार से किसी, सिर्फ घर के ही खाने खाता हूँ। ठीक है, और बड़ा अच्छा आपका एक्सरसाइज सवाल है, और हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं सर से। और बड़ा अच्छा आपका सवाल है और वैलिड ये क्वेश्चन है। और वजन भी मेरा यानी कि इस वक्त 79 है। ठीक है, सही, बहुत तो शुक्रिया पहले आपने मेरा कॉल किया। वेट 100 था, अब 79 हो गया शुगर की वजह से। और ठीक है, मैं यानी कि मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो भी काफी कमजोर हुआ है। सही, तो यानी कि जो मेरी वेस्ट है 40 से 36 आ गई, ठीक है, शोल्डर कमजोर हो गए। लेकिन वैसे मैं एपनेटली, हर बंदा मुझे देख के यही कहता है कि नहीं भाई तुम सेहतमंद हो, सही, लेकिन ये शुगर क्यों हुई मुझे? ठीक है, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि आखिर शुगर क्यों। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। ये बहुत अच्छा सवाल है इनका, और ये आई थिंक बड़े हेल्थ कॉन्शियस है और उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, और सारी इनकी सेहतमंद आदतें हैं जितनी भी हैं। और इनका सवाल था, ये परेशान है कि ये सारी एहतियात करने के बावजूद, एक्सरसाइज, डाइट,
वेट भी कंट्रोल में है, तो मुझे ये शुगर क्यों होगी? क्योंकि जब आपके ख़ानदान में शुगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको शुगर होगी, और आपको ये शुगर जो अभी आई है और आपका टेस्ट ख़राब हुआ है, हो सकता है 10 साल पहले ये शुगर आ जाती अगर आप ये एक्सरसाइज ना कर रहे होते और ये एहतियात आप ना कर रहे होते, तो आपने 10 साल पहले डायबिटिक हो जाना था। और ये अभी आके पता चला और आपने बड़ा माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, और आप 9 से आपका HbA1c 7 पे आ गया, जो कि लगता है कि आप बहुत अच्छे सीरियस और डिसिप्लिन किस्म के इंसान हैं जिन्हें अपनी सेहत की बहुत फिक्र है, और माशाल्लाह आपने कंट्रोल कर लिया। अब ये देखें जी कि जो हम पहली बात कर रहे थे विरासत वाली, तो विरासत में जब बीमारी आती है तो जिनको पता हो कि उनकी फैमिली उन्हें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और ये जो जिस हिसाब से इन्होंने अपना लाइफस्टाइल रखा हुआ है, यही लाइफस्टाइल होना चाहिए। एक्सरसाइज करें, वज़न को कंट्रोल कर करें, खाना जो अपना ठीक रखें, सिगरेट ना पिए, नींद जो है वो अपनी ठीक रखें। ये चीज़ें हैं, जब आप करते रहेंगे तो बीमारी जो है आपके आनी भी है वो लेट हो जाती है। अब यह है कि जब आपको शुगर हो जाती है तो मेरा इनको ये मशवरा है कि अपने दिल के एक दफ़ा सारे टेस्ट जरूर करवा लें। इन्होंने अपने शुगर का टेस्ट तो किया और कंट्रोल भी कर लिया, 9 से 7 पे ले, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, किडनी के टेस्ट, यूरिया क्रेटिनिन वगैरह ज़रूर करवाएं, उसमें प्रोटीन यूरिया का वो ज़रूर ज़रा देख लें कि, और यूरिक एसिड करवाएं, और लिपिड प्रोफाइल जो अपनी जो करवानी है वो करवाएं, और एको और ETT ज़रूर करवाएं। ये साल में एक दफ़ा टेस्ट या ETT आपको ज़रूर करवाना चाहिए। जिनको भी शुगर है, जब भी डायग्नोज हो, चाहे शुरू में ही डायग्नोज हो जाए, जब हमें शुगर का पता चलता है तो हमें पता ये होता है कि शायद ये हमें शुगर पिछले 3 से 5 साल थी और अब आके ज़ाहिर हुई है, और उसके वो जो असरात थे वो 3-5 साल पहले शुरू हो गए थे, और वो जिसे हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस कहते हैं, जो ब्लॉकेज वाला होता है और अंदर ब्लॉकेज होती है नालियों में, शुरू हो जाती है, और जितनी शुगर कंट्रोल होती है वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। इसलिए अपने जो भी शुगर के मरीज़ हैं, जब भी डायग्नोज हो, एको ETT अपनी ज़रूर करवा लें, क्योंकि होता है ये कि कुछ शुगर वाले मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते, तो खामोशी से हार्ट अटैक होते रहते हैं छोटे छोटे, और दिल के पट्टे कमज़ोर रहते हैं, जिसे हम मायोपैथी कहते हैं, और जब एको करवाते हैं पता चलता है जी दिल या तो बढ़ गया, या उसकी पंपिंग जो है, या उसकी कुछ दीवारें जो वॉल्स हैं चैम्बर्स की, वो कमज़ोर हो गई। सर यहाँ पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। जी, नाम बताइएगा और सवाल पूछिएगा। फहमीदा जी, सवाल पूछिए फहमीदा। जी, मेरी वालदा है, उनको लेफ्ट साइड पे हार्ट पे पेन होती है। उनकी जो खानदानी प्रॉब्लम है हार्ट की और हाई ब्लड प्रेशर की, तो हमने टेस्ट करवाए थे, तो उसमें जो टेस्ट में आया रिजल्ट, उसमें ETG तो नॉर्मल आई है, लेकिन जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी हाई है, और ग्लूकोज लेवल भी हाई है। तो कितना ये हार्ट कितना हाई है? फिगर बताइएगा। फिगर अभी तो नहीं पता, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है उससे हाई है। अच्छा, ठीक है। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बताइएगा आपकी मदर का वेट ज़्यादा है? 90 kg है। अच्छा, ठीक है। और शुगर तो नहीं है उनको? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, ख़ानदान में आपने कहा कि दिल का मसला है, वॉक वगैरह करती हैं आपकी अम्मी? नहीं, इतना वॉक नहीं करती। अच्छा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक ये इनका सवाल बड़ा रेलेवेंट किस्म का सवाल है कि अगर आप के टेस्ट ख़राब हों तो छाती पे आप दर्द हो, तो क्या ये दिल का मसला हो सकता है? वो मसला हो भी सकता है, मसला नहीं भी हो सकता। ठीक है। उसमें यह है कि अगर आपको छाती में दर्द ऐसा है जैसे हमने अलामात बताई हैं, पूरी छाती पे बोझ आ गया, सीने में घुटन हो गई, और जबड़े में दर्द चला गया, बाजू में दर्द चला गया, तो ये तो दिल की अलामात है। लेकिन अगर आप कहीं सुई चुभी इधर दर्द हुआ या इधर एक जगह पे दर्द हुआ और घंटों के हिसाब से रहा, तो वो ज़्यादातर मस्कुलर दर्द होता है। दिल का दर्द चंद मिनट्स के लिए होता है, 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, फिर वो गायब हो जाता है, और उसके साथ कई दफ़ा घबराहट और पसीने वगैरह आते हैं, या कई दफ़ा चक्कर आने शुरू हो जाते, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। लेकिन ये जब टेस्ट आपको ये सिम्टम ऐसे ना हो, लेकिन टेस्ट आपके ख़राब हों, तो फिर वो टेस्टों के साथ बाकी टेस्ट आपने करवाने होते हैं, जैसे एको है, ETT है, या थैलियम स्कैन है, या CT एंजियो, ये करवाने होते हैं। और ये जो टेस्ट है, कोशिश आपको ये करनी चाहिए या तो डाइट के साथ नॉर्मल लिमिट्स के अंदर आ जाए, या अगर डाइट के साथ नहीं नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा, तो फिर आपने दवाई डॉक्टर के मशवरे से शुरू करवानी है। शुगर जो है वो सुबह की 120 से ऊपर ना जाए, शाम की 160 से ऊपर ना, शाम खाने से पहले 160 से ऊपर ना जाए, और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है
वो 200 से कम होना चाहिए, 150-60 के करीब होना चाहिए। एलडीएल जो है आपका 130 से कम होना चाहिए, और एचडीएल जो एक्सरसाइज वाला जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल 40 से ऊपर होना चाहिए, और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो 200 से नीचे होने चाहिए, 200 तो से ऊपर इनको ना। स्पेसिफिकली कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए अभी? इनके लिए जो बेसिकली कहते हैं कि 90 kg उनका वेट है, पता नहीं ये ईटीटी कर सकती है कि नहीं कर सकती। इनको ईटीटी अपनी एक्सरसाइज टेस्ट जरूर करवाना चाहिए या एको करवा लेना चाहिए। अगर ये ईटीटी नहीं कर सकती तो या थैलियम स्कैन करवा लें या फिर सीटी एंजियो करवा लें। और सीटी एंजियो अगर हो जाए तो उसमें से नालियों का पता चलता है नालियों में ब्लॉकेज है कि नहीं। ठीक है सर, हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है तो आप अपने खाने से बहुत हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह के अभी कॉलर थे उन्होंने बताया कि 9 से किस तरह से वो 7 पर ले गए हैं अपने HbA1c को। तो ये एक एविडेंस है कि जो बात हम हमेशा से करते हैं कि आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सर आप बात कर रहे थे दिल के दर्द की, कि उनमें दिल का दर्द नहीं आता, तो फिर डायबिटिक्स के लिए कौन सी अलामात हैं जो उन्होंने जहन में रखनी है ताकि जब वो अलामात उनमें आएँ तो वो हॉस्पिटल जा सकें? देखिए, जब आप डायबिटिक हैं और आपको अचानक जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो सडन, और आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, या अचानक आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या चक्कर आ जाते हैं, ये अलामात होती हैं जिसमें पेन नहीं होता, कि आप टेस्ट करवा लें। वैसे भी जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक को चाहिए कि साल में एक दफ़ा ETT अपनी ज़रूर करवा लें, और एको जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। कुछ खामोशी से हार्ट अटैक होते हैं जो हार्ट को वीक करते रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरा हार्ट डैमेज तो नहीं हुआ। तो ये देखें, 3 चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने डायबिटिक ने चेक करने आनी है। अपनी आंखें हर 6 महीने के बाद, अपने दिल के टेस्ट, और अपने गुर्दे। हाँ। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने चेक करना है, क्योंकि जो शुगर आपकी इन 3 चीज़ों को डैमेज कर रही होती है, लगातार डैमेज कर रही होती है। हमारे जो शुगर वाले जितने भी मरीज़ हैं वो उन सब की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो अपनी डाइट ठीक नहीं करते, खुराक अपनी गड़बड़ करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं एक गोली ज़्यादा खा लूँगी, मैं इंसुलिन ज़्यादा लगा लूँगा या लगा लूँगी, और मैं शुगर कंट्रोल, वो होती नहीं है, फिर एरेटिक हो जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल ख़राब होता है। देखें, एक दफ़ा सिम्टम्स नहीं होते, आपकी शुगर ज़्यादा जा रही होती है, आप टेस्ट नहीं करते, आप कंट्रोल नहीं करते, और वो डैमेज इतनी स्पीड के साथ कर रही होती है कि पूरे के पूरे जो है ना जिस्म को वो खा रही होती है। बिल्कुल। और फिर जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, आप कहते हैं जी आप ठीक हो जाए, फिर आप ठीक नहीं होते, फिर इरिवर्सिबल होती है, वो वापस नहीं जा सकती। जो डैमेज, नुकसान हो गया वो हो गया, और आपके साथ सारी उम्र वो रहेगा। और वो पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, नुसरत बात कर रहा कोई? वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मेरा अक्सर सीने में दर्द होता है तकरीबन 2 साल से, लेकिन इनको ECG जो भी करा रहा हूँ सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अभी मुसलसल 1 हफ्ते से ये हो रहा है कि सीने में भी दर्द है और बगल में भी दर्द है, लेकिन इनको ECG नॉर्मल आते हैं। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी एज 36 है। अच्छा, ठीक है। खानदान में किसी को दिल का मसला है? आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं इस तरह, लेकिन एक पहले हार्ट बीट की आती थी, लेकिन उसके बाद ये होता था कि होम्योपैथिक का इलाज के तो अब हार्ट बीट 110 111 इस तरह आ रही होती है। अच्छा, ठीक है। हार्ट बीट आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, वॉक वगैरह करते हैं? सिगरेट तो नहीं पीते आप? सिगरेट नहीं पीता, वॉक तो डेली करता हूँ मैं। ठीक है, और ये दर्द कितनी देर तक रहता है? मैम ये दर्द 2 से 3 मिनट रहता है, फिर अचानक होता है, ये रहता है। आया अगर दूसरा इसका, अगर मैं एंजियोग्राफी की तरफ जाऊँ तो सूटेबल है या सब नुकसान भी होगा? जी ठीक है। उनका आपका जो है वो ये दर्द जो सीने में आता है, बगलों में जाता है, ये आपको चलने पे होता है या बैठे बैठाए होता है? पहले चलने पे होता था, लेकिन जब से होम्योपैथी के इलाज शुरू किया मैंने उसके बाद ये बैठने पे, जब मैं रिलैक्स होता हूँ तो उस टाइम होता है। जी ठीक है, उसमें से ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी सर। जी, आई थिंक इन्हें चाहिए कि अपना CT एंजियो ज़रूर करवा लें। ETT हो सकता है, कई दफ़ा ETT आप जब करवाते हैं तो वो कई दफ़ा 40% मिस कर देती है, नेगेटिव आती है, और एक फॉल्स किस्म की पेशेंट को रीएश्योरेंस आती है कि ये बनाओ। इनके सिम्टम्स ऐसे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ CT एंजियो
इनके सिम्टम्स ये जो उन्होंने बताया ना कि सीने में दर्द होता है, फिर मेरी बगलों में चला जाता है। हाँ। तो वो वाला दर्द जो है, ये एंजाइना वाला दर्द है, ये दिल वाला दर्द है। इसको रूल आउट करने के लिए मुझे शक है कि इन्हें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है और उन्हें सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा उसका शक निकले कि दिल की नालियाँ बंद हैं कि नहीं। अगर वो टेस्ट एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो नॉर्मल आ जाता है तो फिर रिलैक्स करने की ज़रूरत है, फिर कोई फिक्र करने वाली बात बिल्कुल। पहले इन्हें एक्सर्शन पे दर्द आ रहा था और अब इनको बैठे बैठे भी आ रहा है, तो इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन तो कि ये बड़ी यंग है, 36 इनकी एज है, लेकिन लोग इस एज में दिल के मसले के साथ, हार्ट अटैक के साथ, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के साथ आ रहे हैं। जी सर। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बता दें कि शुगर की क्या अलामात होती हैं। हम हमेशा से बात करते हैं कि दिल की बीमारियों की क्या अलामात होती हैं, लेकिन जिस तरह के एक पेशेंट थे वो कह रहे थे कि मैं बड़ा एहतियात कर रहा था, मेरा लाइफस्टाइल भी एक्टिव था, लेकिन मुझे शुगर थी। तो कौन सी अलामात हैं शुगर की जो कि मिस हो जाती हैं अक्सर लोगों से? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन अलामात उसकी शुगर की ये है कि आपको छोटा पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपको जो है मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिस्म वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाता है और आपको कमज़ोरी होनी महसूस होती है। आपको रात को कई बार उठना पड़ता है छोटे पेशाब के लिए। तो देखें, जब आपकी फैमिली में शुगर हो तो उसमें बेहतर हमेशा ये होता है कि हर 3 महीने के बाद अपना शुगर का टेस्ट करवा लिया करें, और HbA1c जो है वो ज़रूर करें। वो एक्चुअली आपको सही बताता है जी कि आपकी ऊपर नीचे जो शुगर पिछले 3 महीने में एवरेज जो होती है उसके बारे में बताता है। तो ये टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए, और उसमें कोशिश ये करें कि अगर की फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है तो कोशिश ये करें कि आप वज़न को कंट्रोल करके रखें, एक्सरसाइज डेली करें और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। अगर मीठी चीज़ कोई खानी भी है तो फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाकी जो चीज़ें बेकरी की चीज़ें हैं, घर की मीठे की बनी हुई चीज़ें हैं, कभी कभार इस्तेमाल कर लें। उससे फिर आपकी शुगर जो है वो लेट हो चली जाती है। तो हो सकता है कि बाकी जो आपके पेरेंट्स को या बहन भाइयों को हुई है उससे 10-15 साल लेट हो जाए। तो ये अपने टेस्ट जो करवाने ज़रूरी है। और ये सिम्टम जब आपको ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाए, ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाए, वज़न कम होना शुरू हो जाए, जिस्म में कमज़ोरी, दर्दें शुरू हो जाएं, तो या नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाए, तो इसमें से ये होता है कि ये हो सकता है कि आपको शुगर हो और शुगर के टेस्ट जरूर करवा लें। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर अहमद मेरा नाम है, जिला फुलदार से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिएगा। जी मैं डॉक्टर साहब, अभी हमारा बेटा कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं, छोटा उम्र के 14 साल के है। ठीक है। और उसका अभी कुछ उसमें तकलीफ पाँव में और सर में था, और फिर डॉक्टरों के पास गया था, हार्ट के डॉक्टरों के पास गया था, कह रहा था भाई उसका दिल का मसला है। अच्छा। और इसका एक वाल लीकेज है। और इसी बारे में आपका शो मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे अजीज है मुझे, इसीलिए मैंने वैसे पूछना चाहता हूँ इसके लिए क्या करना है। और डॉक्टर ने मुझे खाली एक इंजेक्शन दे दिया था और डिस्प्रिन गोली, और कह रहा था भाई जो गला खराब होते हैं उसके लिए कुछ दवाई दे दिया था। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता। अच्छा ठीक है। बच्चे की सेहत अब कैसी है? क्या उसको सांस फूलता है? वो अपनी डेली एक्टिविटीज नॉर्मल कर सकता है? आपको खुद भी पता होगा जो क्रेडिट कॉलेज में क्या क्या सिस्टम होते हैं। हाँ। मैंने भी तो अभी तक क्रेडिट कॉलेज में है वो? जी अभी कल मैंने इसको भेज दिया था कॉलेज में। जी ठीक है। जी जी। तो और आपने वहाँ पे दिल के डॉक्टर किसी को दिखाया? देखिए अभी बड़े अच्छा एक सेंटर बन गया है जो दिल का, वहाँ पे जो दुबई वालों ने बनाया है और आर्मी वाले उसे मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिल का अस्पताल है, वहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें। एको हो जाना चाहिए, देखें कोई वैल लीक तो नहीं करवाया था। अच्छा। दूसरा ये था कि ये ज़्यादातर रूमेटिक फीवर की वजह से होता है जो आप गले का बता रहे हैं, और उसमें उन्होंने कोई इंजेक्शन महीने के महीने आपको बताया कि लगवाना है? जी 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 बताया था सर। अच्छा बस ठीक है। अभी आपने तकरीबन हर 3-6 महीने के बाद एक दफा एको जरूर करवा लेना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये इनिशियल स्टेज होगी और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये ठीक हो जाएगी। और आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहे बाकायदगी के साथ। ठीक है सर, यानी कि ये अगर हो गया है मसला तो ये ठीक भी हो सकता है जिस तरह के ये अगर इलाज करवाते ये रहे। जो इनका था, जितने कॉलेजेस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे छोटे लड़के हैं, इनमें कई दफ़ा 5 से 15 साल की उम्र में एक गला ख़राब होता है जिस सोर थ्रोट जिसे हम फ्रेंजाइटिस कहते हैं, और उसमें से एक ख़ास जरासीम होता है जिसकी वजह से रूमेटिक फीवर होता है। उस फीवर में ये होता है कि आपके जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। और जरासीम आपके दिल के वाल्व के ऊपर भी चले जाते हैं, और वाल्व के ऊपर एक्शन करके या तो वो सिकुड़ जाता है या वो
लीक करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो हाँ, और उसको आपने शुरू में पेनिसिलिन से ठीक करना होता है। ये इंजेक्शन जो होता है महीने के महीने पहले तो 7 से 8-10 दिन पेनिसिलिन का कोर्स करना होता है, ठीक है। उसको ठीक करना होता है, और फिर उसके बाद हर महीने 10 से 15 साल तक आपने हर महीने 4 हफ्ते बाद एक पेनिसिलिन का लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन लगाना होता है। ठीक है। वो ताकि वो दोबारा उसे, मसलन कि बैक्टीरिया होता है वो फिर दिल को डैमेज करता रहता है, और आपको कई दफ़ा पता नहीं चलता अगर इलाज ना करें तो 10-15 साल के बाद आपको फिर सांस फूलनी शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल बढ़ जाता है, फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, इसे हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो उसमें से वेल्व्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, आपकी एंडोकार्डियम को, पेरिकार्डियम को भी ज़्यादा वो करती है। लेकिन उसमें ज़्यादातर वेल्व्स अफेक्ट होते हैं, जिसमें माइट्रल वेल्व जो है वो ज़्यादा होता है, आइट्रिक वेल्व बाद में होता है, दूसरे वेल्व भी है, ट्राइकस्पिड वेल्व, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर शुरू में इसका इलाज हो जाए तो ये जो इसके नुकसान है वो नहीं होते। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर एक सवाल आया है कि अगर ज़ुबान का मोटा होना, जबड़े में दर्द का होना या गर्दन में दर्द का होना, क्या ये भी दिल की बीमारी की अलामात हो सकती हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आपको चलने से आपकी ज़ुबान में दर्द आ जाए और महसूस हो कि ज़ुबान मोटी हो रही है और आपके जबड़े में दर्द आ रहा है और यूं ही आप रुक जाए तो वो ठीक हो जाए, तो यस, ये एंजाइना का सिम्टम है। अच्छा। हाँ, इसके फिर आपको अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए, और उसमें ब्लड टेस्ट है, एको है, ईटीडी करवानी चाहिए, और जब तक ये क्लियर ना हो जाए आपने इसकी जो है वो पीछा नहीं छोड़ना। जी सर, अच्छा आपने ये बताया कि ये रूमेटिक हार्ट फीवर किस तरह से वैल्व्स को डैमेज कर देता है, और आपने कहा कि ये नॉर्मली उन लोगों में होता है जो कि बैरिक्स में रह रहे होते हैं या इकट्ठे रह रहे होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो सर क्या ये एक से दूसरे को लगता है, और क्या ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा ही अफेक्ट करता है? बिल्कुल लग सकता है। जब आप इकट्ठे हॉस्टल में रह रहे हो, इकट्ठे एक जगह पे खाना खा रहे हो, कंबाइंड आपकी जो है वो वॉशरूम्स हों, तो उसमें से फिर ये आपको लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउडेड होते हैं, और जहाँ पे लोग एक एक कमरे में 4-4, 5-5 अगर सोए हुए हों तो वहाँ से एक दूसरे को ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि जब गला वला ख़राब हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, और ये पेनिसिलिन का कोर्स है ये फ़ौरन करवा लेना चाहिए। इसका ख़ास डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं रूमेटिक फीवर के, वो करवा लेने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग रही है, कोई भी दर्द ऐसा है जो कि आपको महसूस हो रहा है कि ये दिल का दर्द हो सकता है, या कोई भी चीज़ जो कि आपको ऑड फील हो रही है, उसके लिए चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, अगर डॉक्टर कहता है तो दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि दवाई इस्तेमाल करने का नुकसान नहीं है, हर सूरत फ़ायदा ही है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।